हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 एंड 2 में हमने टाइप कम्युनिकेशन क्या होता है वो एंड उसके मॉडल्स किए थे। आज हम करने वाले पार्ट 3 में हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। देखो, सबसे पहले आता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जब हम खुद से बात करते हैं ना उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन विद इन सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जब दो लोगों के बीच में बात होती है उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल। ठीक है, ना तो इसमें दो से ज़्यादा होने चाहिए ना ही दो से कम, दो लोग होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम ग्रुप में बात करते हैं 5-7 लोग हमारे होते हैं आसपास। ठीक है, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा मास मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन में। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारा कई बार आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, ये आपको याद रखना है। मास मीडिया हमारे 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, एंड इसके 4 तरीके हैं जिससे हम मास मीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है, देखो, सबसे पहले तो मास मीडिया की रीच जाती है। ठीक है, कितनी रीच है, फिर कौन कौन लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तो देखो मास मीडिया अवेलेबल कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, फिर किस किस के घर में, जैसे अब टीवी न्यूज़ कुछ तो होना चाहिए ना, रेडियो वगैरह, जहाँ से वो देख सके, एक्सेस मिल जाए। फिर एक्सपोजर, कि एक्सेस तो है, देख कितने लोग रहे हैं घर में। ठीक है, एंड इफेक्ट्स, कितने लोगों के ऊपर असर पड़ा। ये हो गया हमारा मास मीडिया। मास मीडिया किस किस टाइप का हो सकता है हमारा, जैसे प्रिंट फॉर्म में हो जाएगा रिकॉर्डिंग, सिनेमा, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फ़ोन एक्सेट्रा, ये सब हमारे मास मीडिया के टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी इसमें। पहले टर्म हमारे गेट कीपर। गेट कीपर क्या होता है, देखो, ये लोग बीच में बैठे होते हैं। ठीक है, मान लो गेट कीपर हमारा, जैसे सोसाइटी है और बाहर नॉर्मल मार्केट है, बीच में गेट होता है, वहाँ पे हमारा गार्ड होता है। ठीक है, वो होता है गेट कीपर, यानी वो लोगों को देखते हैं कि किसको अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना, वो खुद डिसाइड करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से गेट कीपर का काम हमारे मास मीडिया में भी होता है, यानी कम्युनिकेशन में भी होता है। क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, पीपल वर्किंग इन डिफरेंट मास मीडिया, अलग अलग डिफरेंट मास मीडिया में ये लोग काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए और क्या चीज़ ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं कि क्या चीज़ इनमें जो कमियां हैं उनको हटा देते हैं। फिर आता है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, देखो, ऐसी टेंडेंसी कम्युनिकेशन की कि जिससे जो ऑर्डर में जो लोग हैं ना वो बिल्कुल डिसऑर्डर में चले जाए, यानी ये डी है यहाँ पे, जी नहीं है, गलती से जी हो गया होगा। ठीक है, यानी केओस, यानी एकदम से भीड़ भड़ाका हरदम मच जाए, उसको हम बोलेंगे केओस। मान लो कहीं पे किसी पॉलिटिशियन की स्पीच चल रही है, लोग शांति से बैठे हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा मुद्दा उठ गया जिसकी वजह से भागा दौड़ी हो गई है ना, ये लगा लो मार पिटाई भी होने लग गई, इधर उधर लोग भागने लग गए, यानी शांति से बैठे थे, ऑर्डर में थे और डिसऑर्डर में वो चले गए, केओस वहाँ पे हो गया, उसको बोलेंगे एंट्रोपी। फिर आता है न्यू वेव। न्यू वेव में क्या होता है, देखो, ये ऐसे फिल्म्स होती हैं जिनमें ना तो इनका जो प्लॉट है वो क्रोनोलॉजिकली चलता है, यानी सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, ना ही कुछ भी ऐसी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं होता कुछ भी, लेकिन ओरिजिनलिटी होती है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ वो होती है, उसको हम बोलते हैं न्यू वेव। फिर आता है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम ऐसा टाइम होता है जब लार्जेस्ट ऑडियंस तक मीडिया पहुंच जाती है। ठीक है, मीडिया है लार्जेस्ट ऑडियंस। ठीक है, मीडिया के पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है। फिर आता हमारा येलो जर्नलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे आप देखते होगे। ठीक है, सनसनीखेज थंबनेल्स आपको बहुत मिलते हैं। हमारे एनटीए से रिलेटेड बोलती हूँ कि एनटीए ने पेपर को कैंसिल कर दिया। अब आप है ना भाग के उस चीज़ को खोल के देखोगे, क्या पेपर सच में कैंसिल हो गया, कब है न्यू डेट्स, खोलते हो अंदर कुछ नहीं मिलता, अंदर मिलता है भाई ऐसा, ऐसे कोई न्यूज़ ही नहीं होती, अंदर अंदर होता है भी ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, 2 पेपर आपके आएंगे, इतने नंबर के हमारा पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंदर आपको ये मिलेगा, थंबनेल मिला आपको कि एनटीए ने पेपर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, एनटीए हैज़ कैंसिल द एग्जाम। अब देखो, ये होता है हमारा येलो जर्नलिज्म, यानी बाहर से कुछ दिखता है। ठीक है, उसका जो, ये लगा लो, हेडलाइंस ऐसी होती है जिससे ऑडियंस खिंची चली आए उसके पास, लेकिन न्यूज़ बिल्कुल फेक होती है, कुछ भी नहीं होता। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मान लो आपका पेपर हो गया, रिजल्ट की वेट में हो, तो डेली डेली आपको ऐसे ऐसे थंबनेल्स मिलेंगे, एनटीए हैज़ रिलीज द रिजल्ट टुडे। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है, इतनी कट ऑफ गई, लोग उसको खोल के देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इस टाइम तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अंदर क्या बोल रहे हैं कि आ जाएगा, आया नहीं है, बाहर क्या लिखा है कि रिजल्ट आ चुका है। ये होता है येलो जर्नलिज्म, यानी विच डजेंट रिपोर्ट रियल न्यूज़ नहीं होती, प्लस शोज शॉकिंग हेडलाइंस टू
कैच ऑडियंस, शॉकिंग हेडलाइंस आपको मिलेगी ताकि ऑडियंस आ जाए। एंड येलो जर्नलिज्म की वजह से क्या हो गया, यूएसए और स्पेन बिल्कुल वॉर में चले गए थे 1898 में, बिकॉज फेक न्यूज़ इधर उधर फैल रही थी, ठीक है। फिर आता है हमारा अल्टरनेटिव मीडिया। अल्टरनेटिव मीडिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ रीचिंग मैनी पीपल, यानी टेक्नोलॉजी जो है ना वो कितनी कैपेबल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। फिर आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है, देखो रिकॉर्ड करना, क्या एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, जो भी पार्टिसिपेंट ने किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया है उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं सर्विलेंस। बिग बॉस आप देखते होगे, बिग बॉस में क्या होता है, जो भी लोग हैं अंदर, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हर एक के ऊपर कैमरा आपके पास मिलेगा, ठीक है। वो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ वो सर्विलेंस के अंदर होता है, यानी सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप कई बार बोलते हो ना कि कैमरे लगाने की हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हमारे तो पड़ोस वाली आंटी ही काफ़ी है। क्यों बोलते हो आप, क्योंकि उनको सारी न्यूज़ पता होती है कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ये होता है सर्विलेंस। फिर होता है एम्बेडेड जर्नलिस्ट। एम्बेडेड जर्नलिस्ट वो होते हैं ऐसे जर्नलिस्ट जिनको ना आर्मी के अंदर भेज देते हैं, मिलिट्री में भेज देते हैं, ठीक है, यूनिट्स के अंदर, एंड वो अंदर की न्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे एम्बेडेड जर्नलिस्ट। अब आते हैं मीडिया के फंक्शंस, ये हमारे हैरोल्ड लेसवेल ने दिए हैं। सबसे पहली चीज़ बताई सर्विलेंस, ठीक है, ताकि सारे मीडिया, देखो मीडिया है तभी तो हमें पता चलता है ना कि यही तो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सोसाइटी में किसकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एटीट्यूड्स चल रहे हैं, क्या एक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ किससे पता चलता है हमें, मीडिया की वजह से। क्लिच यानी एक्सप्रेशंस दैट वर वंस न्यू एंड फ्रेश, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक बार बिल्कुल नए थे और फ्रेश थे, ऐसे एक्सप्रेशंस, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है, एंड एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस, ये सब हमें मीडिया के फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा मेन थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की थ्योरीज हमारे कुछ, सबसे पहले आती है हमारी हाइपोडर्मिक या फिर बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी का एग्जाम्पल मैं आपको बताती फिर समझाऊंगी। देखो किम जॉन उन, पता है कौन है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, ठीक है। अब मान लो वो आपके सामने खड़े हैं एंड वो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी, यानी बिल्कुल लेम जोक भी मार रहे हैं जिसपे कोई कभी हंसे भी ना, ठीक है, कोई सुने भी ना, ऐसी बात। आप ना तो वहाँ से जा सकते हो ना कुछ बोल सकते हो, आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी जो सामने से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बुलेट थ्योरी, यानी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मैसेज जो डायरेक्टली रिसीवर को मिलता है एंड रिसीवर ना तो अपने आप को उससे बचा सकता है, ठीक है, उसको वो शॉट लेना ही पड़ता है। मान लो आप किसी के ऊपर बुलेट चला दोगे, गन चलाओगे, एंड जिसके ऊपर आपने निशाना लगाया उसके ऊपर तो जाके लगेगी, है ना, वो नहीं बच सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे कि रिसीवर्स आर पैसिव, रिसीवर पैसिव होते हैं, एंड डिफेंसलेस यानी वो बचा नहीं सकते खुद को, एंड टेक वट एवर इज शॉट एट देम, एंड उनको लेना पड़ेगा जो भी उनके ऊपर शॉट किया गया है, ठीक है। ये हमारी बुलेट थ्योरी थी। फिर आता है हमारी साइकोलॉजिकल या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव एक्सपोजर एंड सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी हम इसमें हमारे ऊपर छूट होती है कि जो चीज़ हमें सुननी हम सुनेंगे, नहीं सुननी नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर आती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, विच इज़ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, यानी ऐसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में जब चलता है कि बिल्कुल दो अपोजिट थॉट एक साथ हमारे माइंड में होंगे, करूँ ना करूँ, ठीक है, यानी गुड एंजल बैड एंजल वाला सोच लो, कोई काम आपको करना है, बैड एंजल तो आपको उकसाएगा, कर ले बिल्कुल अच्छा काम है ये, तुझे करना ही पड़ेगा, है ना, एंड गुड एंजल मना करेगा, नहीं ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मन में आएंगी, दो अपोजिट थॉट बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर आती है हमारी पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी, ठीक है। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी में क्या होता है, देखो ये एक 2 स्टेप फ्लो है, ठीक है, ये इसी के पार्ट्स हैं, मैंने 5-6 डाल दिया नंबर यहाँ पे, इसी के पार्ट्स हैं। 2 स्टेप फ्लो, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, टीवी चल रहा है तो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, टीवी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं, लोग उनको जाके बता रहे हैं एंड वो अपने हिसाब से बताएंगे उस चीज़ को, बिल्कुल एज इट इज़ उस चीज़ को नहीं बताएंगे जो उन्होंने देखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मैनी वोटर्स हैड लिमिटेड एक्सपोजर टू मास मीडिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम मास मीडिया का एक्सपोजर है, यानी उनको नहीं देखने को मिलता। द इन्फॉर्मेशन दे रिसीव, जो भी इनको जानकारी मिलती है, ठीक है, वो किससे मिलती है, दूसरे लोगों के थ्रू, एंड वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ओपिनियंस भी उस बात में ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर ओरिजिनल बात उन तक नहीं पहुंचती। ये होता है हमारा 2 स्टेप फ्लो। मल्टी स्टेप फ्लो होता है दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें तो जैसे दूसरे आदमी ने बताया, इसमें और ज़्यादा स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई बार आपने रील्स में गेम देखा होगा, 4-5 आदमी सीक्वेंस में खड़े लाइन में, ठीक है, एंड उसमें लास्ट वाले ने कुछ बोला वर्ड एंड उससे आगे वाले ने कुछ और बोला एंड फर्स्ट वाले तक आते आते वो वर्ड ही चेंज हो गया,
ठीक है। तो ये होता है मल्टी स्टेप फ्लो, यानी बात कुछ हुई है, लास्ट में वर्ड कुछ बोला है, लेकिन फर्स्ट तक आते आते बीच में 4-5 स्टेप आ गए तो वो बात कुछ और ही बन गई, वर्ड कुछ और ही बन गया। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टी स्टेप फ्लो। आपने वो फनी रील भी देखी होगी ना, एग्जाम में जब बैठे 3-4 फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे आगे वाला बताता है कुछ वर्ड, पता नहीं क्या, मेंसुरेशन या ऐसा कुछ, ठीक है, फिर और पीछे जाता है वो कुछ और बोलता है, मेजरमेंट बोल देता है, ठीक है, लास्ट में जाते जाते मेस्टरबेशन तक वर्ड आ जाता है। ठीक है, यानी वो तो बेचारा गया, उसका तो पेपर ही फाड़ दिया जाएगा, ऐसी हालत उसकी कर दी। ये होता है मल्टी स्टेप फ्लो, यानी इन्फॉर्मेशन हमारे पार्ट्स में बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, पहले आती है इसमें कल्टीवेशन थ्योरी, ये हमारे जॉर्ज गर्बनर ने दी थी 1967 में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बस। फिर आता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ये मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, एंड डोनाल्ड एल शॉ ने दिया था 1972 में। यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, ये हमारे कैट्स ने दिया था 1959 में। डिपेंडेंसी थ्योरी, ये हमारा मेल्विन डी फ्लूअर ने दिया था, एंड सैंड्रा बेल्ट रॉकीच ने दिया था। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हमारा नील ग्रॉस एंड ब्राइस रायन ने दिया था 1943 में। फिर आता है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, इसमें होता है पीपल विद सप्रेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू आर कॉल्ड माइनॉरिटीज, यानी ऐसे लोग, ठीक है, जिनको चुप करा दिया जाता है। ठीक है, माइनॉरिटीज जो है ना, उनको चुप करा दिया जाता है, उनके आइडियाज़ वगैरह कोई नहीं सुनता। फिर आता है हमारा नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, यानी कैन बी एक्सपेक्टेड टू। ठीक है, यानी देखो अथॉरिटेरियन थ्योरी, ये हमारे दिया था सीबर्ट ने। फिर आता है फ्री प्रेस थ्योरी, और इसको हम लिबरेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो, 1975 और 1977 के बीच में हमारी इमरजेंसी हुई थी, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ठीक है, पूरे उस पर भारत देश पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रेस लूजेज इट्स फ्रीडम, जो प्रेस थी ना उससे उसकी फ्रीडम छीन ली गई थी, वो न्यूज़ दिखा नहीं पा रही थी, जो उसको दिखाना है, रियलिटी नहीं दिखा सकती थी, जो गवर्नमेंट चाहती थी वही उनको दिखाना पड़ता था, चाहे वो सच हो या झूठ। ठीक है, फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी या फिर कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, हमारे मैक्स एंड एंजल्स ने दिया था। मीडिया टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ वर्किंग क्लास, ये मीडिया जो है किसके अंडर में होगी, वर्किंग क्लास के बीच अंडर मीडिया को काम करना पड़ेगा। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रेस, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। फिर आता है हमारा प्रोपेगेंडा, ये हमारा जॉर्जी प्लेकनोल्स ने दिया था। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, पॉपुलराइज किया था इस वर्ड को, किसने मतलब इसको फेमस किया था, पॉपुलराइज करवाया था, वो था हमारा व्लादिमीर लेनिन 1902 में। ठीक है, अब देखो प्रोपेगेंडा क्या होता है, बायस्ड इंफॉर्मेशन यूज टू प्रमोट पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें भेदभाव हो जाता है। ठीक है, एंड इसको क्यों यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल्स यूज़ करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूज़ करते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि वो अपने जो उनका इरादा है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसको वो लोग प्रमोट कर सकें। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, आइडियाज़ स्प्रेड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, रूमर्स भी कर सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग और इंजरिंग एन इंस्टीट्यूशन, कॉज और पर्सन, यानी मतलब उनका कोई कारण होता है। ठीक है, या तो उनको किसी की हेल्प करनी है या फिर किसी को चोट पहुंचानी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, किसी की पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो, वो होता है हमारा प्रोपेगेंडा। ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है, ये हमारा यूनेस्को के रिपोर्ट पे बेस है 1980 की। फिर आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, इसमें होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडिया, मीडिया किस किस टाइप की हो सकती है वो सब है। नेक्स्ट आता है हमारा मास सोसाइटी थ्योरी, इसमें क्या होता है, ये हमारे डेनिस मैक्वेल ने दिया था। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सरसाइज पावर इन सोसाइटी, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में पावर चलती है। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीडिया थ्योरी, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी इसको बोल सकते हैं, यानी इसका जो पूरा फोकस है ना वो किस पे होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मीडिया, मीडिया के जो लेन देन पैसे वाला सिस्टम है ना, पैसे वगैरह, उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है, रेदर देन आइडियोलॉजिकल कंटेंट ऑफ मीडिया, यानी मीडिया क्या उसकी आइडियोलॉजी, उसके ऊपर फोकस नहीं रहता, किस पे रहता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। हेजीमनी थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स लेस ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो पैसे वगैरह है इनके ऊपर ध्यान कम होता है, उसका ज़्यादा ध्यान किस पे होता है, आइडियोलॉजी पे, सोच पे। कल्चर एंड सेमियोटिक थ्योरी, ये हमारा सोशोर ने दिया था 1935 में। ठीक है, फिर आता है मार्शल मैक्लुहान्स इम्पैक्ट ऑफ मीडिया थ्योरी। ठीक है, एंड इसको बोल सकते हैं हम ड्रामेटाइज सोसाइटी थ्योरी, इसको बस आपके नाम याद रखने कौन सी किसने दिया था। ठीक है, फिर आता है हमारा कंसर्न्स फेस्ड बाय इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी क्या क्या चीज़ें फेस करती है, मैनिपुलेट होती है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह अपनी उसमें बहका लेता है,
प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें किसको झेलनी पड़ती है? हमारी इंडियन सोसाइटी को। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेस पे हमारे जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो, पहले आती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ जो वर्बली चलती है। वर्बल हमारे दो टाइप की है, ओरल जो हम बोल रहे हैं, रिटन जो हम लिखते हैं। ओरल में देखो किस तरीके से हम बोल रहे हैं, कैसी पिच है, कैसी वॉल्यूम है, कितना क्लैरिटी है वर्ड्स में, क्या रेट है, ये सारी चीज़ें हमारी ओरल में आ जाती है कि किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनकी आवाज़ है, कितनी वो ऊंचा बोलते हैं, बिल्कुल आराम से ऐसे बोलते हैं ना, कई लोग सुनाई नहीं देता बोल क्या गया, ठीक है, ये आता है हमारा ओरल में। रिटन में क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिखने लगोगे आप कोई चीज़ तो टाइम लगेगा, बोल दोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। स्पॉन्टेनियस फीडबैक, साथ के साथ फीडबैक नहीं मिलता। अब देखो आप किसी से बात कर रहे हो, आमने सामने खड़े होकर साथ के साथ रिप्लाई मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी को ईमेल्स पे बात कर रहे हो, ठीक है, आप ईमेल भेज रहे हो, उसके पास जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, फिर वो सेंड करेगा, है ना, यानी एकदम से फीडबैक आपको नहीं मिलेगा लगातार, ठीक है। एंड फिर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमारे जैसे जो भी हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो सब आ जाएगी, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, कैसा हम फेस बना रहे हैं, क्या हमारा जो अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, एटीट्यूड दिखाते हैं, कभी स्माइल, खुश होते तो अच्छा फेस हो जाता है, एंड कुछ गुस्सा आता है तो उसके अलग ही फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं। पोस्चर, बॉडी पोस्चर, आप कैसे बैठे हो, मतलब किस तरीके से बैठे हो, खड़े हो, क्या कुछ कर रहे हो। जेस्चर्स, ठीक है, कैसे कैसे हाथ वगैरह हिलाओ, जैसे बात करते करते कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, यानी कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान भी है नहीं, आई कांटेक्ट कहाँ है आपका, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती नॉन वर्बल में, ठीक है। फिर आती पैरा लैंग्वेज, इसमें होता है कि कैसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनोमिक्स। इसमें क्या होता है देखो, यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग एंड रिकॉलिंग वर्ड्स, अलग अलग तरीके जब हम याद करने के लिए करते हैं ना, जैसे मान लो जो हमारे साइंस में सिंबल्स थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना, अब इसको कैसे याद रखते हैं, हाइड्रोजन ए, हीलियम से, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्या होता है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ऐसे करके जो भी है, ठीक है, हाइड्रोजन ने लीनियम को, या फिर कर्ता ने कर्ण, हिंदी में भी तो था ना वो, हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, बहुत वीक है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना, या फिर ऐसी चीज़ें जिसको आप कुछ भी याद करने के लिए अपने मन से स्टोरी बना लेते हो, वो होता है हमारे न्यूमोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कुछ याद करने के लिए बना लोगे, चाहे वो नंबर हो, फैक्ट हो, किसी को भी याद करने के लिए, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते आप, स्टेप, स्टेज, पार्ट, फेजेस, कुछ भी आप बना दोगे, ठीक है। मान लो जो हमारे टीचिंग में था की बिहेवियर्स, ठीक है, उसको मैंने याद किया वो लाइट से, LITES, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी याद करो, उसको हम बोलते हैं मिनोमिक्स, ठीक है, अपनी खुद की हिंट बना लेना। फिर आता हमारा गेराल्ड आर माइलर, इन्होंने क्या किया 1967 में मिनोमिक्स को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है, इसने इसको ढूंढा भी, मिनोमिक्स बनाया भी खुद से, एंड इस चीज़ को पॉपुलराइज करवा दिया, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, कल से हम करेंगे नॉन वर्बल, एंड कल आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन, थोड़ा ही रह गया, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होंगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।